भारत के मानचित्र में आज हम महत्वपूर्ण नदियों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। देखिए, ये जो नदी दिख रही है छोटी सी, ये नदी है भागीरथी और ये नदी है अलकनंदा। भागीरथी नदी, इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और अलकनंदा नदी, इसका उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। फिर यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक नगर में प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, फिर वाराणसी से प्रवाहित होते हुए ये बिहार में पटना नगर में आती है। फिर पटना नगर से होते हुए ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले में इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा इधर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है, इसको हुगली नदी कहते हैं और इस नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता बसा हुआ है। तो ये जो हुगली नदी है, ये वास्तव में गंगा की ही एक शाखा है जो दक्षिण की तरफ पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। और इसकी जो मुख्य शाखा है, ये बांग्लादेश में, ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से ये बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है यहाँ पर, तब इसको मेघना कहते हैं और ये मेघना नदी डेल्टा बनाते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये जो गंगा नदी है, ये भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ जब आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं तो ये गंगा नदी बनती है। गंगा नदी वास्तव में यहीं से मानी जाती है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर हमको मानचित्र में गंगा नदी भरने के लिए आए तो हम यहाँ से इसको भरेंगे, उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान से भरेंगे और ये उत्तराखंड से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक ज़िले में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये कानपुर आती है, कानपुर से प्रयागराज में यह यमुना नदी से मिल जाती है। फिर वाराणसी से प्रवाहित होते हुए बिहार में पटना नगर में पहुँचती है। फिर वहाँ से प्रवाहित होते हुए ये बांग्लादेश आती है, नहीं बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल आती है और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले में ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा बांग्लादेश चली जाती है और एक शाखा दक्षिण की तरफ पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने लगती है। इसी शाखा को हुगली नदी कहते हैं और हुगली नदी के किनारे ही यहाँ पर कोलकाता बसा हुआ है। इसके बाद अब यमुना नदी को समझ लेते हैं। यह है यमुना नदी, यह भी उत्तराखंड से निकली है। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। उत्तराखंड में ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए सहारनपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर ये दिल्ली, आगरा से प्रवाहित होते हुए और यहाँ प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ये है यमुना नदी और ये है गंगा नदी। गंगा और यमुना दोनों बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यमुना नदी भरने के लिए आता है तो यमुना नदी हम खाली यहाँ से शुरुआत करेंगे और केवल यहाँ तक ही दर्शाएंगे। अगर गंगा नदी पूछता है पेपर में तो गंगा नदी हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यहाँ से ले जा कर के फिर बांग्लादेश में ले जा कर के यहाँ बंगाल की खाड़ी तक दर्शाना पड़ेगा हमको। इसके बाद अब हम ब्रह्मपुत्र नदी को समझते हैं। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के यहाँ है मानसरोवर झील, यहीं के पास से ये तिब्बत में निकलती है, तिब्बत से उत्पन्न होती है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो यह तिब्बत में प्रवाहित होते हुए यहाँ भारत में
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर ये असम घाटी में प्रवेश करती है। असम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। असम घाटी में प्रवेश करते हुए ये फिर बांग्लादेश आती है और बांग्लादेश में यह गंगा नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और यह बांग्लादेश में यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी से मिलने के बाद यह मेघना बन जाती है। मेघना इसका नाम पड़ जाता है और बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। एक बार फिर से देखते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकली है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग और यह जब असम में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं और बांग्लादेश में जब ये गंगा से मिल जाती है तब इसको मेघना कहते हैं। अब हम सीखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के पास से उत्पन्न होती है या इसका उद्गम स्थल कहिए। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम है। तिब्बत से ये भी निकलती है। तिब्बत से ये निकल करके यहाँ लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख प्रदेश में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए ये यहाँ पर कच्छ के रण में मिल जाती है और कच्छ के रण से इसका जो जल है वो अरब सागर में जाने लगता है। यह हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में प्रवाहित होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान में यह प्रवाहित होते हुए ये इसकी शाखा है और ये शाखा कच्छ के रण में मिल जाती है। यहाँ पर है कच्छ का रण। इसके बाद हम देखेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम है यह मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल नाम की झील है, वहाँ से यह सतलुज नदी निकलती है और भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और फिर यह पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। पंजाब राज्य से यह पाकिस्तान में आ जाती है और पाकिस्तान में यहाँ पर चिनाब नदी से मिल जाती है। ये है चिनाब नदी, ये चिनाब नदी है और यह सतलुज नदी है। सतलुज नदी और चिनाब नदी यहाँ पर पाकिस्तान में मिल जाती हैं। फिर इसके बाद ये जो इतना हिस्सा आपको छोटा सा दिख रहा है यह पंचनाद कहलाता है और यह पंचनाद अंत में सिंधु में मिल जाता है। इसके बाद हम नर्मदा नदी को सीखेंगे। नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और अमरकंटक का जो पठार है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। अनूपपुर ज़िले से ही इस नदी का उद्गम माना जाता है। यह है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है और ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। फिर महाराष्ट्र से गुजरात में और गुजरात से प्रवाहित होते हुए यह खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में ये मिल जाती है नर्मदा नदी। इसके बाद हम देखेंगे तापी नदी। तापी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तापी नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ती है और ये मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से ये निकलती है। बैतूल ज़िले से निकलती हुई यह महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र से फिर गुजरात में, और यह नदी भी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा नदी और तापी नदी ये दो नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी ये जो यहाँ पर पश्चिमी घाट के पर्वत पड़ते हैं, पश्चिमी घाट से ये नासिकपुर ज़िले से
निकलती है। यहाँ पर नासिकपुर है, नासिक ज़िला है। नासिक ज़िले से यह गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से प्रवाहित होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से यह बहते हुए यह राजमुंदरी नगर के पास आती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती हुई यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से उत्पन्न होती है और नासिक ज़िले से उत्पन्न होते हुए ये प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र से बहते हुए आगे आती है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर राजमुंदरी शहर है। राजमुंदरी शहर में ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा बना करके इसका ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह पश्चिमी घाट के पर्वत, यहाँ पर पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, ये हैं पश्चिमी घाट के पर्वत। पश्चिमी घाट के पर्वत